वागर्थावि संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आज 18वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं परम आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सर का स्नेह हम लोग के ऊपर हमेशा बना रहता है, इसलिए संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा सर की व्यस्तता के कारण, सर का कल व्याख्यान था, काफी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। आज सर से निवेदन किया, सर ने आपने मान लिया। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरु जी, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के जितने भी सदस्यगण हैं, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज का जो व्याख्यान का जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा, सर का विषय है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सर का आप कभी भी देखिए, कॉन्फ्रेंस की बात हो, आप पूरे भारत स्तर पे हर सदस्यता की बात करें, हर जगह सर का आप कहीं न कहीं योगदान देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कम से कम 15-16 रिसर्च स्कॉलर जो हैं, शोध प्रबंध सर के अंडर में जमा हो चुके हैं। आप शोध पत्रों की बात करें, विशिष्ट वक्ता की बात करें, आप अधिकतर सर को देखते होंगे मंच पर कि जो विशिष्ट वक्ता के रूप में सर का व्याख्यान। आज संस्कृत शौर्यम हम लोग का परम सौभाग्य है सर का आज श्रीमुख से व्याख्यान सुनने का। तो समय काफी हो गया है, शाम का टाइम है, तो आइए हम लोग समय न इधर उधर करके हम लोग गुरु जी के श्रीमुख से, सर के श्रीमुख से व्याख्यान सुनते हैं। धन्यवाद। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रणाम सर। धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी। मेरी आवाज आ रही होगी मुझे लग रहा है। यस यस यस। संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान को धन्यवाद देते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इन दोनों के आपसी संबंध को लेकर आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच के आपसी संबंध क्या हैं। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत से महत्वपूर्ण अंशों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल करने का प्रयास किया गया है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय भाषाएं, जो ऐसी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं और जिनको हम लोग प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उनका भी स्थान महत्वपूर्ण स्थान है और उन स्थान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उचित स्थान दिया गया है। अभी एक चीज और हम लोगों को देखने की जरूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन-कौन से अवयव हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण अवयवों में से एक भाषा, जिस पर कभी न कभी विवाद भी रहता है, आम सहमति बनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और जो हिंदी का स्थान है, उस स्थान को लेकर भी विवाद है। दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्य और इन राज्यों के बीच के जो भाषा के विवाद हैं, उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रयास किया गया कि हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यह प्रतिनिधित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक कि इन भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। जैसे यदि कोई व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो या संस्कृत भाषा में हो,
तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी अंतर है। आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा पे, तो हिंदी भाषा को जानने समझने वाले लोग पूरे देश में मौजूद हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात का प्रयास किया है कि भले ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी ना होने के बाद भी हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए थोड़ा-सा हम लोग ये भी जानें कि केवल इसमें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि बौद्ध कालीन, जैन कालीन और कुछ भाग मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी है। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को जब हम समेटने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कम से कम यह बात निश्चित रूप से है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उन अवयवों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर पाए, यह अत्यंत खुशी और गौरव की बात भी है। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता दोनों के सम्मिलन से बनी हुई भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें न केवल शिल्प, नृत्य, लोक कलाएं, लोक कथाएं, लोक संगीत को बढ़ावा देने की बात है और यही बातचीत प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल की गई है। अभी जैसा कि हम सब समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो प्रस्ताव आया था कि 2022-23 तक इसको प्रत्येक राज्य एडॉप्ट कर लेगा और उसको लागू करेगा। यद्यपि कुछ राज्यों ने अभी इसको पूरी तरह से एडॉप्ट नहीं किया है, लागू नहीं किया है, लेकिन फिर भी जिन-जिन राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू किया जाना है, वहाँ पर इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से के प्रति जागरूक हों, उनको जानें और भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएँ, उन विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। जैसे अगर हम लोग देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राचीन काल से ही महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था थी। चाहे हम गार्गी की बात करें, पाला की बात करें, ऋतंभरा की बात करें, उसी बात को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं। और इसी के साथ-साथ जैसे कि प्राचीन काल में गुरु वशिष्ठ और बहुत से ऐसे विद्वान गुरु रहे जिन्होंने इस देश को एक नया रूप दिया, इस देश को एक नया ज्ञान दिया। उसी प्रकार से वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी गुरुओं की नियुक्ति, जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई और ये प्रस्ताव दिया गया कि जो भी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाते हुए उनको पर्याप्त स्थान दिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक है। उस शिक्षक के सम्मान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे प्रयास किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो स्थानीय लोक कलाएँ हैं, जो लोक संस्कृतियाँ हैं, उनको भी संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसके लिए अभी हम लोग देख रहे हैं अमृतकाल मनाया गया और लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो परंपराएँ और जो कलाएँ हैं, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रदेश स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया और प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, महाविद्यालयों तक इस बात के प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें ये पूरा प्रयास किया गया था कि किस प्रकार से उन लोक कलाओं, लोक संगीत को, लोक प्रथाओं को हम संरक्षित करें। यद्यपि ये बहुत ही मुश्किल काम था, हम लोग उन लोक कलाओं से और लोक संस्कृतियों को भूल चुके हैं। उनको दोबारा संरक्षित करना, उनको दोबारा वापस लेके आना, हमारे विद्यार्थियों को उनके बारे में बताना और साथ ही साथ ये भी देखना कि उनके जो वर्तमान स्थिति है, उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। बहुत से खेल जो हम लोगों के गाँव में या हम लोगों के साथ बचपन में हम लोग खेलते थे, चाहे गुल्ली-डंडा हो या इस प्रकार के खेल थे, जिनको हम भुला चुके थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी प्रयास किया गया कि इस प्रकार के खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, जो खेल हालाँकि वो खेल हम लोगों के साथ जुड़े रहे लेकिन वर्तमान समय में कुछ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आप कह लें या कुछ और, हम लोगों ने इन खेलों को भुला दिया है। कबड्डी है, खो-खो है, इन सब प्रकार के खेलों के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किए जा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जहाँ तक चरित्र निर्माण की बात है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, तो यहाँ इस समय भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चरित्र निर्माण के लिए प्रयास किए गए हैं और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी सहभागिता दें, जिसमें चारित्रिक दृढ़ता वाले व्यक्ति हों।
अभी हम लोग एक और भी चीज़ देख रहे हैं 1968 से लेके चाहे 1986 हो, 1992 हो या 2005 जो शिक्षा नीतियाँ आती रहीं उनमें गांधी जी के महात्मा गांधी की शिल्प कला या उनकी जो वर्धा योजना थी या उनकी जो शिल्प शिक्षा के बारे में बातचीत थी, वो अछूती रह गई। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिल्प या शिल्पकलाओं पर या शिल्प के ऊपर या नवीन रोजगारों के सृजन के लिए विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लिए मजबूत बनाने, स्वतंत्र बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार की कलाओं का समावेश किया गया है कि विद्यार्थी चाहे वो काष्ठ कला हो, चाहे वो लौह कला हो, चाहे वो कुछ और प्रकार की कलाएँ हों, जिनको सीख कर कम से कम विद्यार्थी अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सकें। बहुत सी ऐसी कलाएँ थी जो हम लोग समय पर विलुप्त होती चली जा रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार की स्थिति के लिए जहाँ पर हम इन कलाओं के संरक्षण के लिए और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हम सब लोग जान भी रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन थी, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि विद्यार्थी अपने स्तर से, अपने कौशल का उपयोग करके कुछ वस्तुओं का निर्माण करें जिससे वो मार्केट में या बाजार में बेचें, तो न केवल इस प्रकार से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे पाएँगे, साथ ही साथ उसका धनोपार्जन भी हो जाएगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक विशेष अंग जिसे हम लोग कह रहे हैं कि स्वदेश की प्रतिभावना, स्वदेश की प्रतिभावना, स्वदेश को बढ़ावा देना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, ये भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को यह प्रेरित करें और उन्हें इस प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए पारंगत करें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस प्रकार के कार्यक्रमों की भी बहुतायत है, जिससे हम लोग स्पष्टता देख सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में थोड़ा-सा हम लोगों को इस बात पे भी ध्यान देना है कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण तो करना ही करना है, भारतीय संस्कृति का विकास भी करना है। अब भारतीय संस्कृति का विकास करने के लिए लोक कलाएँ, लोक संगीत, लोक प्रथाएँ और लोक शिल्प पर यदि जोर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को संवर्धित और संरक्षित कर पाएँगे। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में सुश्रुत, चरक और बहुत से हमारे चिकित्सक, विद्वान चिकित्सक रहे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा से लेकर के दवाओं के निर्माण में, औषधि के निर्माण में बहुत सी जानकारियाँ हम सबको उपलब्ध कराईं। तो भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस प्रकार की बातचीत की गई है और ये प्रयास किया गया है कि जो भी हमारी भारतीय औषधि निर्माण हो या शल्य चिकित्सा पद्धति हो, आयुष के नाम से अभी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इन सब को जोड़ करके हम लोग अपनी जो पूरा प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति हो, जो औषधि पद्धति हो, औषधि निर्माण प्रक्रिया हो या चिकित्सा प्रक्रिया हो, उस चिकित्सा प्रक्रिया को पर्याप्त सम्मान दे करके उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है और इस कार्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये भी काम किया कि हिंदी, संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषाएँ उन पर तो जोर देना ही देना है, साथ ही एक हुनर सीखने की बात आई, कि विद्यार्थी कम से कम अपने पढ़ाई के दौरान एक हुनर सीख सकें। और वो हुनर उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, उनको जीविकोपार्जन में सहायता करेगा और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना वर्तमान सरकार की है, उस तरफ भी इस प्रकार के कृत्य निश्चित रूप से हमें ले जाएँगे। हमें एक चीज़ और भी ध्यान देनी पड़ेगी कि जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारे शिल्प हैं, उन शिल्प को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जो हम हुनर सिखा रहे हैं विद्यार्थियों को, वो हुनर बच्चे सीखें और उन हुनर के आधार पर अपने जीविकोपार्जन के लिए रास्ता तैयार करें। यहाँ केवल यह कहना उचित नहीं होगा कि विद्यार्थियों को हम छोटे-मोटे काम सिखा दें। बल्कि ये देखना ज़रूरी होगा कि जब हम उन्हें छोटे-मोटे काम सिखा रहे हैं, तो विद्यार्थियों में ना केवल कौशल विकास होगा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों पर निर्भरता उनकी कम हो जाएगी। अभी जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप और इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अगर आप देखेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आज से नहीं, प्राचीन काल से इस प्रकार के जिन कौशलों में जो व्यक्ति मजबूत होता था, उस प्रकार के वो कार्यों को करता था और उन्हीं कार्यों को अपनाकर वो अपना जीविकोपार्जन करता रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के इस पक्ष को लेते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस प्रकार के हुनर या इस प्रकार की चीज़ों को रखा गया है।
अगर हम लोग बातचीत करें, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, इसमें हम किसी एक धर्म, जाति विशेष के लोगों को ना कहते हुए, हम लोग ये भी कहें कि इसमें चाहे बौद्धिस्ट विचारधारा हो, चाहे वैदिक कालीन व्यवस्था हो या मुस्लिम कालीन व्यवस्था रही हो, जो अच्छी चीज़ें थी, भारतीय संस्कृति में तो समावेशन सभी का है, जो अच्छी चीज़ें थी। अगर आप याद करें तो भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला इस प्रकार के विश्वविद्यालय रहे और उन विश्वविद्यालयों में विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा के इस भाग को भी ध्यान देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि जो अकादमिक उत्कृष्टता के महाविद्यालय होंगे उनको विशेष रूप से फंड देने की भी बात की गई है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो शोध के बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। अगर हम लोग ध्यान दें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही जो उत्कृष्ट कार्य होते थे, उत्कृष्ट शोध होते थे, उनको राज्य सरकार द्वारा या राजाओं के द्वारा या उन लोगों के द्वारा फंड दिया जाता था, उन्हें मौका दिया जाता था कि वो अपने शोध को और बढ़ावा दे सकें। यही कार्य एनआरएफ के द्वारा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तावित है कि भारत में जो भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शिल्प और इन सब के से हुए शोध के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे एनआरएफ के द्वारा हम उसको पैसा देंगे, उनको मौका देंगे और उनको उचित प्रतिनिधित्व देंगे कि वो जो शोध कार्य हैं वो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने में मदद करें। पहले हम लोग कहते थे कि अभी आज़ादी के बाद से एक विचार आया कि नॉलेज इज़ पावर। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ थोड़ा-सा और भी इसको स्पेसिफ़ाई करते हुए कहा जा रहा है कि नॉलेज इज़ पावर बट प्यूरिफायर टू। यानी कि वो हमें शक्ति तो प्रदान कर रहा है लेकिन साथ ही साथ हमें हमारी आत्मा को शुद्धता भी प्रदान कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हम लोगों को समझनी है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिकता के विकास की कोशिश की गई है। छोटे बच्चे जब एडमिशन ले रहे हैं तब से लेकर के उन्हें आंगनबाड़ी में रखा जाएगा और आंगनबाड़ी में जो एक सामाजिकता का विकास है, जो हम लोग देखते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है, एक-दूसरे के साथ मिलकर हम लोग अपनी बात कहते हैं, समझते हैं, समरसता बनी रहती है। तो ये प्रयास जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, उसको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अपने उसमें ड्राफ्ट में शामिल किया है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की है कि जो भी ज्ञान हम लोग दें विद्यार्थियों को, वो ज्ञान जड़वत रूप में ना हो, बल्कि प्रवाहमान रहे। प्रवाहमान का मतलब है कि जो भी ज्ञान परंपरा हमारे साथ रही है, उस ज्ञान परंपरा में हम केवल एक रट्टू तोता ना बन के जाएँ, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें और समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्राचीन स्तर पर जैसे हम लोग जानते हैं, हम सभी पहचान रहे हैं इस बात को कि जो भी गुरुकुल थे या जो भी बौद्ध मठ थे, जहाँ पर विद्यार्थियों को केवल ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता था कि वो केवल उसे कंठस्थ कर लें, बल्कि ज्ञान दिया जाता था कि वो उस ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यही प्रयास किया गया है कि किसी भी स्तर पर किसी भी विद्यार्थी को ज्ञान से वंचित ना किया जाए। यदि किन्हीं कारणोंवश वो ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे एक डिग्री, सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि वो उस ज्ञान को लेकर समाज में जब जाए, तो उसको कम से कम यह सुनने को ना मिले कि उसने इस डिग्री को पूर्ण नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक़्त हम लोगों को समझना है और वास्तव में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हम लोगों के सामने रखा भी है कि जो भी हुनर था, उस हुनर को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये जो हुनर कहीं न कहीं विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन से जोड़ रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक और बहुत अच्छी बात रही, वो थी जो मैंने आपसे पहले भी कहा महिलाओं के साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए, चरित्र निर्माण के लिए। इसके साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया जाता था कि विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर संवाद कर सकें। अभी जो परंपरा 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले जो शिक्षा व्यवस्था रही, उसमें कहीं न कहीं एक जड़ता का भाव था। लेकिन अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोड़ा-सा खुले मन से, खुले रूप में सबके सामने जा रही है और पहले हम सभी लोग कुछ निश्चित विषय पढ़ते थे। विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान ही पढ़ेगा। सामाजिक विज्ञान या कला का विद्यार्थी उसका अध्ययन करता है। लेकिन
भारतीय ज्ञान परंपरा में जिस प्रकार से समावेशन की बात हुई, जिस प्रकार से ज्ञान के विस्तार की बात हुई, ज्ञान के प्रवाह की बात हुई, उसको ध्यानगत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अ, जो माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स के चयन की बात आई, उसमें इस बात पर भी ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी यदि गणित या विज्ञान पढ़ रहा है, तो साथ ही साथ वो सामाजिक विषय को भी जाने। सामाजिक विषय को जानने का तात्पर्य ये है कि गणित और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में रहकर विद्यार्थी समाज से कट ना जाए। इसी प्रकार से जो सामाजिक विषय का विद्यार्थी है, वो केवल समाज की चीज़ों को ना जाने बल्कि वो वैज्ञानिक पॉइंट्स, वैज्ञानिक विधियों को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को रूबरू कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं आश्रम में, गुरुकुल में या बौद्ध मठों में जो शिक्षा दी जाती थी, वो केवल एक पक्ष को लेकर नहीं थी, कॉग्निटिव डोमेन को लेकर बात नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व के सम्यक या संपूर्ण विकास के लिए की जाती थी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विषयों का आवंटन है, जो कक्षाओं का आवंटन है, जो इस प्रकार से विद्यार्थी को अलग-अलग विषयों को पढ़ने, समझने और जानने की कोशिश की तरफ बढ़ाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। या उसी प्रकार से सहायक होगा जिस प्रकार से प्राचीन काल में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास किया जाता था, सर्वांगीण विकास किया जाता था, उन्हें वाक्पटु बनाया जाता था, उन्हें एक सही मानव बनाने में भूमिका निभाई जाती थी। यही उद्देश्य लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विद्यार्थी को वो उसके मूल विषय के साथ-साथ अन्य सहयोगी विषयों को भी पढ़ने-पढ़ाने का मौका देने की बात की जा रही है। और ये निश्चित रूप से बड़ा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि जो विद्यार्थी विज्ञान का है वो निश्चित रूप से इंटरमीडिएट के बाद सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन से कट जाता था। ऐसी स्थिति में जो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें ये बहुत ही अच्छा पक्ष है कि विद्यार्थियों को, स्पेशली जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्हें दर्शन या साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा और जो साहित्य और दर्शन के विद्यार्थी हैं, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या इस प्रकार के चीज़ों से अपने आप को अछूते नहीं समझ पाएँगे और निश्चित रूप से वो कोशिश करेंगे कि इन पक्षों को भी जानें। तो एक जो संपूर्ण विकास है, अभी तक जो एक-एक हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, एक तरफ चले जा रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा बल्कि यह होगा कि हमारे संपूर्ण सर्वांगीण विकास में जो हमारी भूमिका होगी, उसका उसका आधार परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल हम इस प्रकार से ना समझें, बल्कि इसको हम सैकड़ों, हजारों साल की परंपरा के रूप में देखें, जिसमें बहुत सा ज्ञान संचित है। यद्यपि वो ज्ञान सबके सम्मुख नहीं लाया जा सका किन्हीं कारणोंवश, लेकिन अब मौका मिल गया है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे शिल्प का हो, चाहे औषधि का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे संगीत का हो, वे सारी सम वो सारी सम स शिल्प और वे सारी योजनाएँ, वे सारे विचार, वे सारे विषय वस्तु जो अछूते रह गए, जो किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्फत या उसके द्वारा ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थियों को निश्चित रूप से ये भी सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से वो एक अच्छे मानव के निर्माण के रूप में तैयार हों। किस प्रकार से उनको एक अच्छा मानव बनाया जा सके। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, करने की बात की गई और बाकी जो शिक्षक वहाँ पर रहेंगे, वे शिक्षक ना केवल विद्यार्थियों को सही ज्ञान देंगे बल्कि ज्ञान की समझ कराने का भी प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में ही जब शास्त्रार्थ की बात होती थी, किसी भी विषय पे वाद-विवाद होता था, तो जो शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधियों की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ट्रांज़ैक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं या शिक्षण विधियाँ हैं या करिकुलम को या कंटेंट को डिलीवर करने के लिए उसमें कुछ विधियाँ ऐसी भी हैं, जो विधियाँ प्राचीन काल से ही सर्वमान्य रही हैं। उसमें एक शास्त्रार्थ भी है। तो शास्त्रार्थ के द्वारा हम विषय वस्तु पर आपस में बहस करते थे, वाद-विवाद करते थे और सत्य की ओर जाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर वही पूरा कार्य होने जा रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्व से ही निर्धारित था। यहाँ पर अंग्रेजी या संस्कृत या किसी भाषा को पीछे करना या आगे करने की बात नहीं है, बल्कि विद्यार्थी की रुचि के हिसाब से। उसे कहा जा रहा है कि आप चाहे तो क्षेत्रीय भाषा का चयन करें, संस्कृत का चयन करें, अंग्रेजी का चयन करें, लेकिन अपनी मातृभाषा का चयन ज़रूर करें ताकि आपको मातृभाषा की भी जानकारी होती रहे। अब विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तकें हैं,
वो पुस्तकें दोनों भाषाओं में निर्मित की जा रही हैं, वो इसी बात को आधार रख के कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, जिसमें जिस भाषा में विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में आए, उस भाषा में ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो किताबें हैं, वो जो अंग्रेजी माध्यम में हुआ करती थी, उन किताबों को भी हिंदी और संस्कृत के रूप में ढालने की कोशिश की गई। बहुत से कंप्यूटर के ऐसे ऐप हैं, जो इस प्रकार से ट्रांसलेशन या अनुवाद का काम कर रहे हैं। ये सारी जो विशेषताएँ हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जिसका आधार वे लोक परंपराएँ रही हैं, वो चीज़ें रही हैं, जो कम से कम विद्यार्थियों को उनकी भाषा में सीखने-समझने का अवसर उपलब्ध कराती हैं। हमें ये भी साथ में साथ देखना पड़ेगा कि जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में अपने देश में आने वाले अतिथियों के प्रति प्रेम भाव हो। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा रही है अतिथि देवो भव। तो हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार के विचार को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया है कि जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुणों का विकास कैसे हो। तो बहुत से प्रोग्राम ऐसे भी उसमें प्रस्तावित हैं, जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकेंगे कि हम मनुष्य के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो देश का हो या परदेश का हो, क्योंकि हमारी तो मानवता के प्रति जो हमारा भाव है, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव है, उस भाव को चरितार्थ करते हुए हमें अपने व्यवहार को परिलक्षित करना है। तो ये सारी बातें जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग रही हैं, उनको हम लोगों ने अपने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हमारे विचार हैं, चाहे वो अभी के हों, चाहे पुराने हों, लेकिन उन विचारों में से जो विचार भविष्य के लिए लाभप्रद हों, उन विचारों को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हम सब शिक्षकों की है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक जड़ता नहीं है, बल्कि एक प्रवाह की स्थिति है और जिसे अभी हम लोगों ने जड़ मान लिया है। हम लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया है कि हम लोग जब बात करते हैं, तो हम लोग शून्य के आविष्कार को भूल जाते हैं, पाई के उच्चतम मान को लेकर भूल जाते हैं, सौर मंडल के संदर्भ में दिए गए सटीक जानकारियों को भूल जाते हैं, पाणिनि को भूल जाते हैं। अगर ये सब बातें हमारे देश के इतिहास में या हमारे शिक्षा नीतियों में शामिल रही होती, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हम विद्यार्थियों को बेहतर रूप से मालूम होती। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अंश को भी भारत सरकार ने बहुत ही बखूबी अपने इस प्रस्ताव में शामिल किया है और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि हम लोग चरक, सुश्रुत, पाणिनि या इस प्रकार के जो बहुत से विद्वान हमारे विभिन्न विषयों के रहे हैं और चाहे भाषाविद रहे हों, इन सब की चीज़ों को, इन सब के विचारों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्फत से विद्यार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी एक भाव विकसित होगा कि कैसे कैसे वे उन बातों को, उन चीज़ों को जिन्हें हमारे साथ हटा दिया गया था, उनके संग अपने आप को हम जोड़ सकें। जब हम पाणिनि की बात करेंगे, मुझे याद आता है छोटे क्लासेस में जब मैं था तो उस वक़्त दधीचि, अपाला, गार्गी इन सब की बातें हमारे पूर्वज नामक किताब में बताई जाती थीं। मुझे अभी भी याद है किस प्रकार से दधीचि ने अपना शरीर की हड्डियों का दान दे दिया वज्र बनाने के लिए। तो वो जो विचार थे, वो विचार कहीं न कहीं छूट रहे थे, लेकिन भारतीय परंपरा के वो अंग हैं उन विचार को आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख स्थान देने की कोशिश की गई है। एक मनुष्य के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में निर्मित करने की कोशिश की गई है। और अभी अब हम लोग देखेंगे कि चाहे वो कणाद हों या चरक हों या सुश्रुत हों, उन सबको भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और उन सब के जो योगदान है, उस योगदान को विद्यार्थियों तक पहुँचाना पड़ेगा। हालाँकि ये थोड़ा-सा कहना जल्दबाज़ी होगा कि अभी हम इस शिक्षा नीति के परिणाम को कहाँ तक देख पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा के उन चीज़ों को हम लोगों ने या भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखने की कोशिश की जिसमें विद्यार्थियों का ना केवल अपना विकास हो बल्कि सामाजिकता का विकास भी होना चाहिए। तो सामाजिकता के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को रखा गया है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि विभिन्न शिक्षण विधियों का स्थान दिया गया है जो शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों के विकास में सहायक हैं। हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुविषयक बहुविषयक कॉन्सेप्ट जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन आपको दूसरे विषयों के बारे में भी पढ़ना है, जानना है और सीखना है। बहुविषयक या
बहुविषयकता से आपको एक फायदा ही होगा, विद्यार्थियों को एक फायदा होगा कि वो बहुत सी जानकारियों को अपने पास समेट पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोशिश की गई है, और जैसा कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा भी है कि ज्ञान जो है या जो हम लोग विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं जानकारी, जिसको ज्ञान में बदलने की जिम्मेदारी हमारी और विद्यार्थियों की होती है, वो जानकारी केवल मानव कल्याण के लिए है। और इस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बखूबी अपने मूल में रखा हुआ है कि हम एक अच्छे मानव का निर्माण करें, जिसमें हम केवल मानव केंद्रित बातचीत करें, मानव केंद्रित गतिविधियां करें, मानव केंद्रित गतिविधियों के द्वारा एक अच्छे मानव का निर्माण करें। और जहां तक चारित्रिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या महिला शिक्षा हो, शिक्षकों का शिक्षा हो, शिक्षकों का चयन हो, बहुभाषिकता हो, या शिल्प के रूप में विद्यार्थियों को हुनरबाज बनाना हो, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार कराना हो, विद्यार्थियों को ये भी बताना हो कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं होना, बल्कि ज्ञान और समझ के लिए तैयार होना है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, उद्यमिता की बात की, उस प्रकार से विद्यार्थियों को इस प्रकार से बनाने की बात की जा रही है कि वो नौकरी ना खोजें बल्कि नौकरी देने वाले बने। यह एक विचार है और विचार को क्रियान्वित होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण हुआ है, वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की ओर पहुँचेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षण और संवर्धित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महती भूमिका होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद राजकुमार जी, और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बातचीत करने के लिए बुलाया और एक अच्छे मुद्दे पर जिसमें हम लोग विस्मृत कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को, तो हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बचाते हुए इसको आगे बढ़ाना है और जो भी नवीन खोजें हो रही हैं, उनके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सरल भाषा में और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल बहुत सरल भाषा में, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, बहुत लोग संशय में थे, लेकिन आज ये व्याख्यान सुन करके लोग संशय उन लोग का दूर हो जाएगा कि हमने नई शिक्षा नीति में क्या करना है, कैसे शिक्षकों को तैयार करना है, बच्चों को क्या चीज सीखना है। यदि कौशल रहेगा तभी आप आगे जाकर के, आप जो सरकारी नौकरी भटक रहे हैं, आपके अंदर कौशल होना, स्किल होना चाहिए। आज का सर सरल भाषा में इतना अच्छा व्याख्यान बहुत सुंदर लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना स्नेह हमारा संस्कृत सौर्यम पे बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते।